प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। हालात और रास्ते हो चाहे जितने पुरखतर, चलता रहेगा हमारा सच का सफर। 23 मई 2023 बरोज मंगल शाम 4 बजे एक हंसता बसता घर उजड़ गया। बाप ने बेटे के सामने और बेटे ने बाप के सामने दम तोड़ दिया और दोनों ने अपने तमाम घर वालों के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये खूनख्वार दरिंदे मजीद जिंदगियों को निगलने के लिए तैयार थे। इन खूंखार दरिंदों ने घर में घुसकर फायरिंग करके औरतों को भी ना छोड़ा कि मारने वाले कौन थे और मरने वाले कौन हैं। और ऐसी क्या वजह बनी कि नौबत वहां तक जा पहुंची जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और आज ये सच का सफर हमको लेके जा रहा है उस फैमिली के पास जिसने अपनों को खो दिया, और दिखाएंगे वो तल्ख हकाइक जो अब तक सबकी निगाहों से ओझल हैं। घर आपको नजर आ रहा है टूटा फूटा सा, और जिन गलियों से मैं आई हूँ वो भी आपने देखी होगी, जिन्होंने अपने साहिबान को खोया, अपने लख्ते जिगर को खोया। वो फैमिली इस वक्त किस दर्द, तकलीफ और अजियत से गुजर रही है, किस तरीके से वो यहाँ पर रहने पर मजबूर है। अपना ज़ाती घर होने के बावजूद वो छोड़कर यहाँ किस कस्मा पुरसी से रह रहे हैं, और उनके साथ हुआ क्या था आखिर, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जिस फैमिली के हवाले से हमने आपको बताया, जिनके दिन रात कर्ब में गुजर रहे हैं और अजियत में गुजर रहे हैं, दर बदर हैं, वो आज उस फैमिली के साथ में मौजूद हूँ। उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाना सेहरबानो। मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में 2 का इंतकाल हो गया है। अभी मेरे 3 बेटे हैं और हम बहू है मेरी और एक मैं हूँ। जरिया माश क्या है आप लोगों का? अभी तो हमारा कोई जरिया माश नहीं है, क्योंकि एक जख्मी है, काम नहीं कर पाते हैं। अभी 1 साल का टाइम लगेगा उनको, और एक अभी बैठे हुए, काम नहीं है उनका। बेटी भी है आपकी? बेटी है, शादीशुदा है वो। क्या ऐसा वाकया होता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपका एक बेटा है जो जख्मी है और जी। वो साल भर तक काम नहीं कर सकता, तो माजरा क्या था, मामला क्या था? वह ये बच्चा गोद में है, हम 2 मियाँ बीवी बाहर बैठे हुए थे। ये बच्चा? जी। ये कितने साल का बच्चा है? यानी 4 साल का होने वाला है। क्या नाम है इसका? नूर मोहम्मद। तमाम जो भी वाकया वकूफ़ पजीर हुआ वो इस बच्चे की वजह से हुआ, 4 साल छोटे बच्चे की वजह से। ये खेल रहे थे, खेलते खेलते वो जो आ रहे थे सामने से, जिन्होंने मारा है, ये उठे मट्टी में से हाथ साफ करके और उनसे हाथ मिलाने के लिए ऐसा हाथ मिलाया तो उन्होंने इसको थप्पड़ मारा। सामने से कौन आ रहे थे जिन्होंने हमें जख्मी किया है? वो कौन थे आपके? हमारे पड़ोसी हैं। तो वो कोई पड़ोसी का बच्चा वगैरह था या गुलाम नबी के बेटे थे? इसी एज ग्रुप के थे या कोई बड़े थे? नहीं, बड़े थे। यानी मेरा जो मेरिट वाला बेटा है ना, इनसे भी उम्र में बड़े हैं वो। तो वो जा रहे थे बाहर कहीं, इन्होंने हाथ साफ करके उनसे ऐसे हाथ मिलाए तो उन्होंने थप्पड़ मारा। फिर इसको घूरते हुए ऐसे गए ना, गाली बकते हुए, तो इनके अब्बू, दादा अब्बू मेरे से कहने लगे, आप बैठी हुई देख रही हो, आपने कुछ बोला? अच्छा, ये जो चीज़ हुई तमाम के, जो इन्होंने हाथ बढ़ाया, फिर इनको झड़का और गालम गलोच की, तो आप लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त? जी, मैं भी मौजूद थी, इनके दादा अब्बू भी मौजूद थे, मगर दादा अब्बू थोड़े फासले पे थे, मेरे नज़दीक ये बैठे हुए थे। तो आपने बच्चे को बुला के नहीं बोला कि बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ? मैंने इसको उठाया, वो इतनी देर में आगे निकल चुके थे, फिर वो वापसी आए तो मैंने उनको रोका। वहाँ पे रोक के, बस यही गलती हुई हमसे कि हमने उनको रोक के हमने बोला कि इस बच्ची की गलती क्या थी, आप बताओ, या आप जितना था, आपसे सलाम कर रहा था, आप जवाब दे देते। कोई इसने गाली बकी या आपके ऊपर हाथ उठाया, या आप जितना तो था भी नहीं, है तो मासूम बच्चा है। तो उसी बात पे बस बात बिगड़ गई, बात से बात बढ़ती रही, गाली गलोच हुई। इनके दादा नहीं, उन्होंने फिर जवाब में क्या कहा? जवाब में उन्होंने मेरे को यानी गाली बकी, तो इनके दादा अब्बू भी बकने लग गए, बात बढ़ती रही, यानी कम नहीं हुई। तो उनकी आदत का, अतवार का आपको पहले से पता होगा ना? पता तो नहीं था हमें। आपके ताल्लुकात उन लोगों के साथ कैसे थे? ऐसे थे जैसे हम, जैसे फैमिली के साथ हम लोग अच्छा। अच्छा खाना पीना, बैठते आते जाते, यानी लेडीज आती जाती थी मेरे पास, चाची बोलती थी, वो हमारे यहाँ भेजती थी, हम उनके यहाँ भेजते थे। ऐसे था जैसे फैमिली मैटर। बेटी की मैंने अभी शादी की थी, मेरी बेटी की शादी में यानी पूरी रात मेरे साथ रही, यानी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो उन्होंने बच्चे को झड़का? ये तो पता नहीं उनके दिल में क्या बात थी, क्या नहीं थी। बहरहाल ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने कोई झगड़ा क्यों किया। बीच में हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी ना
यही तो अफसोस है कि अगर लड़ाई हो जाती या कोई गाली गलौज मारपीट तो समझ में आ रहा है कि हाँ इन लोगों ने किया होगा। आपने समझाने की कोशिश की, वो हत्थे से उखड़ गए? मैं तो अपना बेटा समझती थी। उसके बाद क्या हुआ? वही गाली गलौज हुई, उसके बाद उनके बड़े भाई आए 1 घंटे के बाद, वो सुलह सफाई हो गई कि चाचा गलती है, बच्चे की गलती है, माफ़ कर दो, सॉरी वगैरह करके बात ख़त्म कर दी। अच्छा, मगरिब का टाइम हुआ, मेरा बेटा आया, एक और बेटा था जो जिसका इंतकाल हुआ है, उसने बोला अम्मी मैं खाना खाऊंगा, अंडे लेकर आओ। इनके अंडे लेने गए थे दुकान पे और उसको 1000 का नोट दिया कि जाओ तुम खुला करवाओ। वो खुला करवाने गया और इनके अब्बू दादा अंडे लेने गए थे। बस वो बीच में अंडे लेकर आते रास्ते में घेर के उनको मारा, डंडों से मारा। पहले तो जब मैंने चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं भी भागी, मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा। मैं मानती हूँ मैंने डंडे दे के हाथ में, तो मैंने उसके थप्पड़ मारा। वो वही लड़का था जिससे उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई हाँ। जो आपसे सुलह सफाई करके गया था? उससे छोटे और भी बहुत सारे। उनकी फैमिली में कितने अफराद? 6 अफराद है, यानी जेंट्स 6 अफराद है उनके घर में। तो ये सबसे छोटा वाला एक से झगड़ा हुआ, हाँ। एक ने सुलह सफाई की और जो दूसरे थे हाँ, उन्होंने बीच वाले जो थे उन लोगों ने फिर बीच में घेर के उन लोगों को डंडे से मारा। जब मैंने देखा तो मैं चीख कर भागी, मैं बीच बचाव कर रही थी, मैंने डंडे देखे तो मैंने उसके थप्पड़ मारा, तो उसने पलट के मुझे डंडा मारा। तो इसने देखा, इसने आकर ऐसे डंडा रोका ना, तो फिर हत्तापाई हो गई आपस में। उन लोगों ने भी मोहल्ले वाले और कोई दूसरे भी लोग सब किसी खड़े ने हुए थे, किसी सब ने खड़े भी हुए बचाव नहीं थे, करा? कोई भी नहीं ये सबके आया। सामने का वाक़या है? सबके सामने पूरे मोहल्ला जमा था, बाकायदा ऐसे रश लगा हुआ था जैसे मदारी खेल दिखाता है, लोग देखते हैं, ऐसे हो रहा था वहाँ पे। फिर जब बीच बचाव कराया तो उसमें से एक भागा, गन लेकर आया। सबसे पहले इनके अब्बू को मारा, उसके बाद छोटे वाला जो PIA में जॉब करता था उसको मारा, उसके बाद फिर मैं आगे आई तो मेरे 2 गोलियां मारी, इसके बाद ये इसके हाथ में मारा। झगड़ा किसी और से हुआ, सुलह सफाई किसी और ने की, लड़ाई किसी और ने की, गन कौन लेकर आया? गन इनका इनायतुल्ला अताउल्ला बेटा है, ये भी 6 भाई हैं। वो लोग जैसे अंदर भाग के अपनी उन्होंने सेटिंग की। जब डंडे चला रहे थे ना तो ये हम लोग जैसे बीच बचाव करवा रहे थे, हमारे हाथ खाली थे, हमारे पास पूरा सबूत है, मूवी है हमारे पास। उनकी औरतें भी आई थी आगे? उनकी औरतें अंदर से दे रही थी सामान। क्या क्या सामान था? ये डंडे थे और छोटी वाली टीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो थी। वो एक इतना बड़ा वो जिससे मारा है हमें वो था मशीन गन। आप जख्मी हुए थे? जी। हुआ माजरा क्या था, क्योंकि आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? जब मैं घर में था तो वाली साहब अंडे लेने गए थे, तो मैं जो है जा रहा था बोर्ड ऑफिस दोस्त के पास, तो इतने मैंने शोर शराबा सुना, अम्मी गई तो मैं भी पीछे जब गया तो देखा तो वहाँ डंडे चल रहे थे। जब मैं बीच में गया, बीच बचाव कराया तो अम्मी को डंडा मार रहा था शाहनवाज। तो शाहनवाज को मैंने रोका, वैसे में हाथापाई हुई। तो अताउल्ला जो है, मैंने ये देखा अताउल्ला ने मशीन गन निकाली गेट से और फ़ौरन आया, उसने सब में पहले 2 फायर वाली साहब को मारे। जिस टाइम आपके वाले साहब को गोली लगी होगी तो उस वक्त तो एक कयामत का सा समा होगा ना, आप लोग तो सब कुछ छोड़ के उनकी तरफ लपक के गए होंगे। हमें उसमें पता ही नहीं चला कि वो उसने 2 फायर मार चुका है पीछे। तो जब मैंने देखा बड़े, जिसे मेरे जो बड़ा भाई है, उसके दिल में मारी ना, जब वो वापस भागा और जब वालदा को 2 गोलियां मारी, मैं बीच में अकेला पड़ गया। तो जब मेरे हाथ में मारी, मेरा हाथ लटक गया। उस टाइम पे तो हमें फिर अपना होश ही नहीं था। किस तरीके से इनके वालिद को गोली लगी, इनके भाई के दिल पर गोली लगाई, इनको जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया, साथ साथ उन्होंने ख़वातीन पर भी रहम नहीं किया, और मैं ये कहूँगी बच्चों पे भी नहीं किया। जाहिर सी बात है, पूरा जो झगड़ा शुरू हुआ था वो एक बच्चे की वजह से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम जहां गुफ्तगू कर रहे थे उसमें इन्होंने बताया कि इनको भी गोलियां लगी, और गोलियां जब लगी तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं थी, शोर शराबा इतना था, झगड़ा इतना ज़्यादा हो रहा था। आपने कहा मैं अपने आप को संभालूं, अपनी माँ को संभालूं या इनको देखूं? क़यामत आ गई थी उस टाइम। उनके वो खून, वो बाप, वो भाई गेट पे ऐसे तड़प रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आगे आया, कोई नहीं आया। और वो उन्होंने जिन्होंने फायरिंग की थी वो बड़े मुतमईन खड़े हुए थे। वो बिल्कुल मुतमईन थे और कोने तक के आए हमारे पीछे भागते हुए।
कि ये कैसे बच गए। फौरी तौर पे आप लोगों ने क्या किया? फौरी तौर पे तो हमने 15 को कॉल करी, तो 15 भी तकरीबन आधे 1 घंटे बाद ही आई है। तो उस टाइम पे जो है हम अपने अस्पताल की तरफ रवानगी हो गए। भाई ने भी समझने रक्शे में ही दम दिया है और वाली साहब ने भी समझने रक्शे में ही दम दिया है, क्योंकि एम्बुलेंस भी बहुत देर में है। उस टाइम पे तड़प रहे थे हम रोड। जिस घर का सरबराह जाता है ना, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो अजियत, वो कर्ब, वो वही लोग महसूस कर सकते हैं। आप बहुत लाडले थे अपने वाले साहब के। मैं उनके साथ बगैर खाना नहीं खाता था रात में। तो आज के बाद तो हर निवाला आपको उनके बगैर ही लेना होगा। कब्र पे भी जाता हूँ मैं, बहुत रोता हूँ। आखिरी क्या बात हुई थी आपकी? आखिरी बात ये हुई थी, बेटा खाना गर्म करो, हम लोग खाना साथ खाएंगे, अंडे लेकर आ रहा हूँ मैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि गली में लोग बैठे में तैयारी से। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था? खाना भी नहीं खाया, बेरे भी से मारा उनको। फिर जब आपका उन्होंने चेक किया बाजू, जब हॉस्पिटल गए, यहाँ तक कि मेरे बाप ने मुझे भी देखा खून में, उनका दम नहीं निकल रहा था। और वो क्या कह रहे थे, कोई आखिरी अल्फाज? बस वो यही बोल रहे थे, बेटा लड़ना नहीं। मुंह पे मेरे हाथ फेरा। नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तानी माशरा जिस तनाव का, जज्बाती तनाव का शिकार है ना, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मसले मसाइल बहुत हैं। हम जो है कहते हैं कि भाई यहाँ पे जराइम बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, यहाँ पे गुर्बत बेतहाशा बढ़ती जा रही है, माशी और इक़्तिसादी तौर पर हम ये देख रहे हैं अदम तवाज़ुन बहुत है, जिसकी वजह से ज़हनी और जज्बाती तनाव इतना बढ़ गया है कि हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर हमें हर जगह, आप घर से बाहर निकलें, सड़क पे निकलें, आपको नज़र आएगा कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ना होता है, ये कभी कभी बहुत बड़े नुकसान का पेश खेमा भी बन जाता है। ये जो खातून मेरे साथ बैठी है, इन्होंने अपने शौहर को जो है वो अपनी आंखों के सामने खोया है। ना सिर्फ शौहर को बल्कि अपने लख्ते जिगर को भी खोया है। और एक बेटा इनका ज़ख्मी था। याद आती है आपको उनकी? देखिए, रोने से तो उनको तकलीफ होगी ना। क्या चीज़ बहुत याद आती है, मुझे बताएं। याद हर पल आती है मेरे बेटे की भी। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना, जिसने अपना साहिबान, अपना लख्ते जिगर खोया हो और एक बच्चे को इस हालत में वो देख रही हूँ। मैं तो इसमें यही कहूँगी, गुस्से में ना इंसान को काबू रखना चाहिए। मुझे बताएं, फिर उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या ट्रीटमेंट दी? जब हम कतर में पहुँचे हैं तो कतर वालों ने हाथ ही नहीं रखा और ब्लड जो मेरे हाथ से रुक नहीं रहता, वालदा भी तड़प रही थी। तो उन लोगों ने फिर अब्बासी का रवानगी कर दी। जब हम अब्बासी पहुँचे, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक मैं तड़पता रहूँ कि मुझे ट्रीटमेंट दो, मुझे सुकून का कोई चीज़ दो। 1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे फिर जो है गोली निकाली, एक गोली निकाली और एक इंजेक्शन दिया, फिर सिविल के लिए भेज दिया। मैं वहाँ पहुँचा हूँ तकरीबन 4 बजे वहाँ पहुँचा हूँ रात में। वहाँ पे उन्होंने जो है एक्सरा करवाया, गोली भी नहीं निकाली। फिर एक्सरा निकलवाने के बाद उन्होंने फिर जो है गोली निकाली और फिर ड्रेसिंग करके जो बोल रहे हैं कि ये हम बाद में करेंगे। 1 साल का टाइम दे रहे थे ऑपरेशन का। 25 दिन हो गए थे, हड्डी पूरी चकनाचूर थी, रात में सो नहीं पाता था मैं, दर्द होता था कि हड्डी नहीं है एक साइड की। आप खुद ज़ख्मी, बेयारो मददगार, कुछ कर नहीं सकते और एक तरफ आपका जनाजा पड़ा हुआ है। एक घर से 2-2 डोलियाँ, ऊपर से मैंने भी कंधा नहीं दिया अपने बाप को। किस तरीके से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ? वो अभी भी अपनी खुल्लम डुल्ला घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है। आपने क्या किया? कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने क्या की? क्योंकि ये तो मतलब सबके सामने हुआ था ना। सबके सामने हुआ। थाने जाते हैं, थाने वाले बोलते हैं हमारा भी पेट्रोल लगता है। वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारा पेट्रोल लगता है और जो हमारी भी मेहनत है, तो वो पैसे मांग रहे हैं। जिन्होंने बेसिकली मारा उनको अरेस्ट किया गया? 2 को करा है, मगर वैसे नहीं है जैसे कि एक तफ्तीश होती है कि हाँ कुछ सज़ा है, कोई इनके लिए कानूनी कार्रवाई है। वो जब भी मैंने उनको जैसे अभी देखा है, कोई टेंशन नहीं है उनको पीछे। तो उनको पता है कि हम छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। तो बाकी जो 4 मफरूर हैं, उनकी फैमिलीज ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की? उन्होंने करी नहीं है। वो सिर्फ जो है, हम जब तीजे में थे ना, तीजा वीजा कर लिया था हमने, तो रात में जो है बंदे आए थे गेट पे, बोलने लग गए कि ये जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना। जैसे कि बंदे आए थे असला लेके, तो फिर हमने जो उनके नाम पे एफआईआर भी कटवाई थी। तो वहाँ से फिर जो है हमने फिर घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ताकि अब 2 ही भाई बचे हैं और एक वालदा हैं, पीछे कोई है नहीं अब सपोर्ट देने वाला। तो हमने ये किराए पे रहने पाके। अब वहाँ से छुप आ गए, यानी अभी वहाँ आप से घर वाले भी आपके गए, नुकसान भी आप लोगों ने उठाया, तकलीफ अजियत भी आपने सही, और अब गुमनामी की ज़िंदगी भी आप लोग गुजार रहे हैं। बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उमर अहमद है। अच्छा, ये जो तमाम वक़वा पजीर हुआ, आप मौजूद थे उस वक्त या आपको पता चला? नहीं, मैं मौजूद थे। आप कहाँ थे जिस टाइम वालिद साहब से उन्होंने बदतमीजी बदकलामी कर रहे थे? उस टाइम मैं पीछे ही वालिद साहब के खड़ा हुआ था।
तो अचानक शाहनवाज डंडे ले आया, तो मैंने आपको उसको क्या मना लगता करा। है कसूर किसका था अगर न्यूट्रल होके देखा जाए? अगर न्यूट्रल देखा जाए तो चलो, जो आपस में मुमारी हो रही है तो उसमें आपस में ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों, महिला है, बराबर में पड़ोसी है, एक साथ खाना पीना है हम लोगों का, कोई अलग भी नहीं है, कोई एक 4-5 घर या गलियां छोड़ के हम रहते हैं। बस मैंने वालिद साहब को देखा डंडे उठाते हुए, मैंने शाहनवाज को मना करा, शाहनवाज को वापसी लेके जाओ। तो इतने में अम्मी आ गई, अम्मी ने शाहनवाज को चमाट मार दिया था। बस शाहनवाज को चमाट मारा, इनायतुल्लाह आके अम्मी को धक्का दिया और चमाट मारने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक से फिर मैंने उसको पकड़ के नीचे फेंक दिया। मैंने कहा तू डंडा क्यों अम्मी के ऊपर हाथ उठा रहा है, पागल तो नहीं हो गया? बस उसने में हम लोगों की हाथापाई शुरू हो गई। वालिद साहब को मैंने अपने पीठ के पीछे कर लिया था। बस वो अताउल्लाह हम लोग उसे छुट के घर में भागा। घर में जाके उसने मशीनी गन है, बेबी गन, मशीन भी नहीं है, बेबी गन, वो ला के वालिद साहब को पहले 2 फायर पीठ पे मारे। और अपना इनायतुल्लाह ने छोटा 9mm का पीस था, उसने पीछे से जाके वालिद साहब को सीने पे मारी 2 गोलियां। इतने में छोटा भाई मेरा PIA में जो सरफराज अहमद है, उसके सीने पे 1 गोली मारी, अम्मी को मारी। मेरे आंखों के सामने मंजर था। फिर मैंने देखा ये सबको ही मारने के तुले में, तो मैं अगर मेरे को भी उन्होंने कुछ कर दिया तो मेरे घर के पीछे मेरे बच्चे बीवी। फिर मैं घर में भागा। मैंने इतनी देर में 15 को भी फ़ोन कर दिया था घर में पहुंच के, मगर 15 उस टाइम मदद को नहीं आई। 54 मिनट बाद आई पूरी। मैंने रिकॉर्डिंग पे देखी है मिनट कितने थे। बस यही है गुजारिश कि 2 गिरफ्तार हो गए, मगर उनको ऐसा रखा है मेहमानों की तरह। चाहते क्या है? अब देखें हुकूमत क्या करती है। पहले तो आईओ तो कुछ नहीं करेगा हमारा। आईओ चौधरी लियाकत इंस्पेक्टर थे हमारे, उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड करी हूँ। कितने पैसे मांगे? 1.5 लाख रुपए। मुद्दा ही मैं था ना, मैं ही थाने कोर्ट कचहरी में मैं ही जा रहा हूँ। तो अब्बासी से जब सब कुछ हो गया, जब मैंने देखा वालिद नहीं बचा, भाई नहीं बचे मेरे, अम्मी ज़ख्मी है, छोटा भाई ज़ख्मी है, तो समझ लो मैं तो टूट गया था। अकेला था बिल्कुल तनहा, 4 को रक्शे में लेके भाग दौड़ करना। 1 गोली उनकी निकलवाई अब्बासी से, 1 सिविल से निकली। अम्मी का अब्बासी से ही हुआ सब कुछ। मेरा सहारा है कौन? ये है बीवी बच्चे हैं, ये हमें देखेगा, अपने बच्चे देखेगा। एक है तो ये ज़ख्मी है, ये कमाएगा कैसे? अभी तो पूरा साल लगेगा इसको, तो मैं किराया कैसे दूंगी, घर का अखराजात कैसे चलेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। किस तरह से इंसाफ चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, इंसाफ चाहती है फैमिली, और इंसाफ बिल्कुल मिलना भी चाहिए। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। सच के सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जब ये अपने वालिद को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको जब तक पुलिस नहीं आ जाती ना, उनको हाथ नहीं लगाया जाता, ना ही तभी इमदाद दी जाती है। तो उस वक्त क्या मनाजर थे, मुझे बताएं। उस टाइम ये मनाजर थे कि डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, अब कोई पुलिस वाला नहीं आए हुए थे MLO के लिए। और डॉक्टर्स आपको ये कह रहे थे कि जब तक पुलिस नहीं आएगी हम जब तक हाथ नहीं रखेंगे। मेरी वालदा भी वहाँ तड़पती रही, मेरा भाई भी तड़पता रहा। मेरे वालिद और भाई तो एक्सपायर हो चुके थे, उनको ऐसी कपड़ा डाल दिया था। जब पुलिस आधे घंटे बाद आई है पूरी, जब वो आई है, मोहम्मद रियाज साहब हैं मंगोपीर थाने के, उन्होंने आके MLO बनाई है। MLO बना के फिर उन्होंने मुझसे सारे बयान लिए। आपसे क्या पूछा उन्होंने? मुझसे पूछा कि क्या वाक़या हुए, किस बिना पे ये इतना हुआ। तो उन्होंने बयान लेके मुझे PTF FIR दी उन्होंने। फिर उसके बाद आप इनकी ट्रीटमेंट के लिए गए या आप? मैं वालिद साहब को सर्द खाने रखवाने चले गया था। ये बताएं कि जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो उसके बाद आगाज़ हुआ इन्वेस्टिगेशन का, क्या सवालात आपसे पूछे गए, क्या आपसे कोऑपरेट किया गया या आप लोगों को तंग किया गया? मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। समझ लें कि हमारे सर पे तो किसी ने हाथ रखा ही नहीं, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी नहीं रखा। अगर उनके पास हम लोग जाते थे तो हमसे कहते थे कि भाई कदम कदम पे पैसा चलता है। ये मेरे से बात बोली है, ये जो नाम ले रहे हैं ना जिन साहब का, ये उन्होंने मुझसे बात बोली। मैंने कहा सर हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें। तो कहने लगे बीबी बात सुने, कदम कदम पे पैसा चलता है। जब वो 2 लोग पकड़े गए, इस वाक़े के कितने दिनों के बाद पकड़े गए? 30 दिन के बाद पकड़े गए। 1 महीने के बाद उन्हें पकड़ा। तो जब वो पकड़े गए होंगे तो आपको दिली तौर पे सुकून हुआ होगा कि मेरे शौहर के कातिल जो है वो बिल्कुल हुआ, मगर अभी मुझे सुकून बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी 4 बकाया रह गए हैं। जब ये 2 पकड़े गए हैं तो इन लोगों ने उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? बकाया जो हाथ पैर मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। कि जब वो पकड़े गए थे तो आपको अपना घर छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत? बकाया जो पीछे उनका खानदान है वो हमें छोड़ देंगे?
उन्होंने क्या डराने की धमकी दी थी ना। क्या कहा उन्होंने आपसे कि क्या करेंगे? सोयम वाले दिन रात में 1:30 से 2 बजे के करीब एक जीप आई थी, उसके अंदर 6 अफराद थे। मैं शक्ल देख के शक्ल देख के पहचान लूँगा। एक अफराद जानता था, उसमें से 5 अफराद को नहीं पहचानता हूँ मैं, शक्ल देख के पहचान। उन्होंने ये कहा कि आप अगर अपना बयान बदल दोगे तो अच्छी बात है और कानून कार्रवाई ना करें तो बयान क्या बदल दें? बयान बदलने को ये कहा कि जो आपने MLO बनवाई है FIR वो आप ख़त्म कर दें, सुलह की तरफ चलें। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले सही है, ऐसा नहीं होगा तो आप जो बचें घर के अफराद तो हम उनको भी मार देंगे। ये तो धमकी दी है, इस पे भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानून कार्रवाई में जब थाने गया तो हमारे SHO साहब ने ये पर्चा मुझे FIR नहीं काटी, एक तहरीरी लिख के वो रिसीविंग करके मुझे दे दी। FIR नहीं काटी उनके नामों की, उनके नाम की FIR यूँ नहीं काटी, शायद पैसा उन्होंने मनशायत फ़रोग है वो लोग वैसे ही। और शकील जो आए थे उनको 5 अफराद को जिप में लेके उनके पास अज़ादाने असले थे, ऐसे कि मैं देख के गेट बंद कर लिया था। अब मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं और हम उनको कैफे किरदार तलक पहुँचाएँ। यहाँ इंसाफ मिलेगा इस चीज़ की उम्मीद है? नहीं, मुझे तो नहीं है उम्मीद। एक तरफ जुल्म भी सहो और फिर इस तरह के मामलात भी देखो, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि चारों को और पकड़ के जो है इनको वहाँ तक लाएं और 2 को मैं फांसी चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बाप को मारा, मेरे भाई को मारा। फांसी चाहता हूँ मैं दोनों की। आपके जो वालिद साहब थे वो खुद भी रिटायर्ड जी पुलिस अफसर थे। किस डेजिग्नेशन पे थे वो? एक सिपाही थे। जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी यूँ ही कह लें कि आप इस मुल्क की शहर की हिफाजत में वक्त कर दी हो और उसके साथ खुद इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो तो क्या निकलता है दिल से? बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हालांकि पुलिस वाले ही मेरे वालिद थे, कुछ ना कुछ तो करते आगे उसी टाइम। मगर 54 मिनट बाद पुलिस आई तो मैं ये देख के अफसोस कर रहा हूँ कि मददगार तो फ़ौरन आनी चाहिए। मददगार बनी इसीलिए कि फ़ौरन मदद पे आए। यहाँ इदारों की गफलत पर भी सवालिया निशान है। यहाँ करप्शन की भी दास्तानें हैं कि जनाब इनके केस को आगे परसू करने के लिए इनसे पैसे की भी डिमांड की गई और अफसोस इस बात का है कि इनके पेटीबंद भाइयों ने भी इनका साथ नहीं दिया। ये घर भी मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताऊँ जहाँ ये पहले रहते थे वो तकरीबन 200-250 गज का मकान था और इनका अपना ज़ाती मकान था। और अब आप देखें कि जो शख्स अपने ज़ाती मकान में रहता हो, अपने घर के साए बाग के तले मुतमईन हो और वहाँ पर शौहर भी हो, बच्चे भी हों, एक हंसता खेलता घराना हो, वो यहाँ किराए के घर में आने पर मजबूर हो जाए, यहाँ रहने पर मजबूर हो जाए, जो मेरे ख्याल है 40 गज का भी नहीं है ये आप देखें, और वो भी किराए का घर है। तो अपना ज़ाती घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, ये आप देख लें यहाँ पे क्या आलम है। और साथ इनकी वो सिस्टर भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़ख्मी भाई को उस वक्त सपोर्ट करने की कोशिश की जिस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और आंखों तले अंधेरा था। आपने अपने ज़ख्मी भाई को जो है वो सहारा दिया। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी उस टाइम पे। अंदाज़ा था आपको कि जो बराबर में आपके रहने वाले हैं वो इस तरह से करेंगे? बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमारे घर खाना पीना बैठना उठना था उन लोगों का, उनके घर की लेडीज़ों का भी। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं। आपको अपने वाले साहब याद आते होंगे, भाई याद आते होंगे, और अब जब अपनी फैमिली को इस कस्मा पुरसी में देखती होंगी दुख होता है बहुत। क्या निकलता है दिल से? उनके लिए तो बद्दुआएं निकलती उठते बैठते। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी, बड़े नाजों से पाला होगा उन्होंने, ख्वाहिश पूरी की होगी आपकी। अब जब कोई फरमाइश करने को दिल चाहता होगा तो मजबूर हो जाती हैं। यकीन करें बहुत तकलीफ दे होते हैं जब याद आती है, और जब याद आता है कि इस तरीके से हुआ था तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। लेकिन फिर वही बात कि कैसे कर लेते हैं लोग, जबकि वाज़ेह तौर पे ये चीज़ हमें पता है कि किसी भी एक शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इस फैमिली से हमने आपको मिलाया, लेकिन इनके साथ जो ये सानिया पेश आए, किस जगह पे पेश आया, ये आपको वहाँ पर लिए चलते हैं। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि सच का सफ़र की टीम उस जानिब जा रही है जहाँ से ये लोग आ गए हैं, यानी कि जहाँ इनकी रिहाइश थी, जहाँ पर ये तमाम हादसा हुआ था, और ये लोग डर कर वो जगह छोड़ कर आए हैं क्योंकि इनको थ्रेट्स थे, इनको धमकाया जा रहा था, इन पर दबाव डाला जा रहा था कि ये केस वापस लें। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको डरा दिया था, जब भी वो अपना घर छोड़कर ऐसे गुंजान आबाद इलाके में दर बदर फिर रहे हैं। और हम भी वहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर खून खराबा हो, जहाँ पे लोगों को धमकाया जाए, डराया जाए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि अगर हम ये सच
की आवाज़ बुलंद करेंगे तो उस वक्त आप ये समझ लें मैं और मेरी टीम इस वक्त स्टेज पर है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपनी जान पे खेल के, लेकिन आपको सच दिखाने के लिए। और हम पहुँच गए। नाज़रीन, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। ये इनका घर है, ये आप देख लें। ये वो जगह है जहाँ पे तमाम जो है वो झगड़ा जो है वो तोल इख्तियार कर गया था। यहाँ पर हुआ था। कौन से पड़ोसी थे आपके? हमारे पीछे वाले पड़ोसी हैं, उनके गेट पे हुआ। उनके गेट से मेरे वालिद साहब आगे यहाँ आके गिरे, छोटा भाई यहाँ आके गिरा, जो इस पर वहीं से तमाम झगड़ा शुरू हुआ। यहाँ आके गिरे चारों के चारों। छोटा भाई जिसके हाथ पे गोली है वो यहाँ आके, यानी कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपने घर की जानिब जा रहे थे। घर की जानिब जा रहे थे। ये आप ये देख सकते हैं, ये दरवाजे पे खून के निशानात, ये आप देखें। वो फिर घर के अंदर तक आ गए थे? जी, घर के अंदर आके फायरिंग करी। हमने ये गेट लॉक कर दिए अपने बच्चों को लेकर। अताउल्ला ने घर में आके हवाई फायरिंग करी यहाँ पर खड़े होकर। ना सिर्फ बाहर, उन्होंने आपके घर के अंदर भी आके फायरिंग की है। फायरिंग करी है। आप CCTV कैमरे में देख रही होंगी, भागते हुए हम लोगों के पीछे आ रहे थे। यहाँ आके उन्होंने स्टेट पर फायरिंग करी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस घर की दरो दीवार, यहाँ पर मौजूद सोख्ता सन्नाटा चीख चीख कर फरियाद कर रहा है, चीख चीख कर रो रहा है, इस वक्त मातम कर रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ मांग रहा है इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से। और किसके पास जाएंगे अदल इंसाफ के लिए? जिन इदारों ने इंसाफ देना है उन्हीं से इंसाफ मांग रहा है। लेकिन इस बेजान दरवाज़ों पे, जहाँ पर अब ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आवाज़ भी गूंजती होगी या जिंदा लोग भी रहते होंगे, इसी तरीके से लग रहा है यहाँ पर इंसाफ भी शायद लोगों को मिले। लेकिन सच का सफ़र जारी रहेगा जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ सुनाएं, क्योंकि फैमिली का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया, आप देखें हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट जो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है इस केस के हवाले से। 23 मई 2023 को कराची के इलाके मंगोपीर ज़ेबू गुलशनजिया में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या, जिस वाक़ये में एक ही घर के बाप बेटा सरेआम कत्ल कर दिए गए, जबकि मां और भाई को शदीद जख्मी किया। फायरिंग का ये वाक़या पड़ोसी से तल्ख कलामी के बाइस पेश आया। मख्तूलीन की शनाख्त सरवर हुसैन और सरफराज अहमद के नाम से हुई। जख्मियों में मां शबाना और बेटा शराज अहमद शामिल है। मख्तूलीन के वर्सा के दिल का हाल तो हमने आपको बताया, लेकिन जब इस वाक़ये के मरकजी मुल्ज़िम हिदायतुल्लाह हैदर और इनायतुल्लाह के बारे में इलाका मकीनों से पूछगछ की तो इन्होंने बताया ये तीनों अफराद माजी में भी इलाके में खौफ व हिरास फैलाते रहे और मंशियात की खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस रहे, जबकि इन मुल्जिमान के खिलाफ पहले भी मंगोपीर थाने में मुकदमात दर्ज होते रहे। पहले हमने आपको फैमिली से मिलवाया कि उनका क्या मौक़िफ़ है, फिर हम आपको उस लोकेशन पे लेकर आए जहाँ पे तमाम वाक़या जो है वक़ूअ पज़ीर हुआ था, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं पुलिस के पास। तो वो इस पूरे केस को किस तरह से देख रही है, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मामला अब कहाँ तक पहुँचे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और आईओ ने हमें टाइम दिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वहां मौजूद नहीं थे वो, उस वक्त क्या गुफ्तगू हुई आइए आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं कर, उसमें अभी कुछ नहीं बताएंगे। तो आप जो अब तक है उस पर तो बात कर लें। कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी सर। वजह कोई अभी पता ही कुछ नहीं मुझे। वो अभी उसको एफआईआर के बारे में सर अगर मजीद को पेशरफ कुछ नहीं मजीद को पेशरफ होगी तो फिर तो आप देखेंगे। अभी कुछ नहीं बात करेंगे सर। वजह सर नाज़रीन, इस वक्त हम मंगोपीर थाने में मौजूद है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे अकब में भी आपको नजर आ रहा होगा। अब ये जो वक़ूआ पज़ीर हुआ था, इसकी जो हुदूद आती है ना वो मंगोपीर थाने की आती है, और ये जो इलाका था ज़ेबू गोड गुलशन ज़िया था, वो फैमिली भी जो है ना वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और आईओ ने कमिटमेंट की थी मेरी टीम के साथ कि वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देंगे कि अब तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और वो किस तरीके से शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, और जब उनसे बारहा रब्ता किया गया तो ये बताया गया कि उनको कोई एमरजेंसी हो गई है और वो उस एमरजेंसी की वजह से जो है वो चले गए। लेकिन उनकी जगह पर जो लोग मौजूद थे, जिनका बेसिकली एक काम था कि वो आवाम को यहाँ पर एंटरटेन करें, उनके मसले सुने और उनके मसले हल करने की कोशिश करें, जब मेरी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि जी मैं इस हवाले से अपना कोई भी मौक़िफ़ नहीं दे सकता। और इससे ये बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाती है, इस केस की जो तफ्तीश है ना वो साफ शफाफ नहीं हो रही, और जो मुतासरीन हैं, जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, और वो हर दिन इस अज़ियत से गुजरते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके प्यारों को कत्ल करने वाले कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, और वो उन्हें कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम दोबारा से अपनी नफ़रत का
दरिंदगी का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, ये दिल दहला देने वाला वाक़या यहीं पर ख़त्म नहीं होता। ऐसे रोज़ाना अनहोनाक वाक़यात इस शहर में होते रहते हैं और हमारे सच का सफ़र भी जारी रहेगा और इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका पर्दा हम फाश करते रहेंगे। याद रखें, नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।